देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास नेट फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, अगर वो जीरो है, अगर हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हम ये जानते हैं, हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, दिस विल बिकम जीरो। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है जो सेंटर ऑफ मास की, वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इसका मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब बात करते हैं हम इंटरनल फोर्सेस के बारे में कि अगर हमारे पास इंटरनल फोर्सेस है, सपोज कीजिए हमारे पास ये है पार्टिकल ए और ये है पार्टिकल बी। अब क्या होगा इसके अंदर कि अगर ये ए पे कोई फोर्स लगाता है तो बी जो होगा वो भी उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी आप एक फोर्स दूसरे पे अप्लाई करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपको मिलती है फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की वजह से। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो इंटरनल फोर्सेस हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के ऊपर, वो क्या हो जाएंगी? बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारी जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो नेट इफेक्ट होगा इंटरनल फोर्सेस का वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। वही जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो वो जो फोर्सेस हैं वो क्या हो रही है, वो क्या कर रही है? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। अगर एक पॉजिटिव एक्स में लग रही है, अगर एक पॉजिटिव एक्स में है तो दूसरी जो वैल्यू है वो नेगेटिव एक्स के अंदर है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही है? इनका जो नेट आएगा हमारे पास वो जीरो आएगा। तो इससे हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि अगर 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 ओनली ओनली internal forces are there, only internal forces internal forces are there, if internal forces are there, the position of the position of center of mass will not change, center of mass will not change, okay। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कभी भी जो पोजीशन होगी, पोजीशन या स्टेट ऑफ मोशन होगा सेंटर ऑफ मास का, इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस। या हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि द पोजीशन कहने का मतलब सेम ही है, द पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन मोशन of center of mass is not affected by internal forces। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम इसको क्या करेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास एक बॉम्ब था जिसको आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन के मतलब थ्रो किया, तो क्या करेगा? एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ये पूरा का पूरा जो बॉम्ब था या जो ये पार्टिकल था, इसका क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके ऊपर हमेशा क्या लगेगा? एक नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी हर जगह, हर पॉइंट पे इसके अंदर एक नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। और हमने देखा भी है कि जो नेट फोर्स होती है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होती है? नेट फोर्स हमेशा अप्लाई होती है सेंटर ऑफ मास पे। नेट फोर्स हमेशा अप्लाई होती है सेंटर ऑफ मास पे। तो सपोज कीजिए ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन वो सारे के सारे पार्टिकल जो थे इसमें कंबाइन थे। तो इनका ये जब आप इसको थ्रो करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे किसी वेलोसिटी के साथ विद एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब इसमें क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हम एयर ड्रैग वगैरह सब जो है उन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे इस किसी पॉइंट पे आके ये क्या कर जाता है? ये ब्लास्ट हो जाता है या एक्सप्लोड कर जाता है। ये क्या कर जाता है? एक्सप्लोड कर जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या हो, जब इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ होगा तो जो ग्रेविटी वाली जो फोर्स थी वो तो सब जितने भी पार्टिकल्स में अभी भी उन सब के ऊपर सेम अमाउंट में लगेगी। जो ग्रेविटी जो है
वो अभी भी क्या लग रही है, सेम अमाउंट पे लग रही है। और ये जो फोर्सेस हैं, जब ये ब्लास्ट होगा आप इसको कहीं पे पिक्चर देखेंगे, कभी इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। और कहीं दूर पे ये जाके कुछ इस तरह से पार्टिकल्स हो गए होंगे, या फिर और ज्यादा दूर चले गए होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें जो एक्सप्लोजन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, और हमें मालूम है कि इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट कभी भी सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं होता है। इसीलिए इस केस में क्या होगा कि जब आप ये जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये पार्टिकल्स थे या ये पार्टिकल्स थे या ये पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स का आप सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो वो अभी भी क्या करेगा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ही फॉलो करेगा। पहले हमने क्या सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की थी, आज हमने देखा कि वो हमेशा प्रोजेक्ट मतलब बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड करेगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा इस पैराबोलिक पाथ को ही क्यों फॉलो करता है, क्योंकि जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। बॉम्ब के अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से, ना कि किसी और वजह से। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उस पर अभी भी क्या कर रही है, जी ही काम कर रही थी, ठीक है। तो वो अपना पाथ कभी भी चेंज नहीं करेगा, यही हम इसके अंदर बताना चाहते थे। नेक्स्ट के अंदर हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, वहां से ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।